घमासान.com। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आज हमारे साथ मौजूद हैं रेखा जैन मैम। मैम के बारे में बता दूँ, मैम सोशल वर्कर हैं और काफ़ी समय से सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हैं और अपने कामों के जरिए न जाने कितने लोगों को अब तक लाभ पहुंचा चुकी हैं और उनकी मदद कर चुकी हैं। तो आज हम मैम से जानते हैं उनके सोशल वर्क के बारे में और किस तरह से इन सबकी शुरुआत हुई उसके बारे में भी जानेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। वैसे तो लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ से हैं एंड आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, ताकि दर्शक थोड़ा सा आपको जान सकें। मैं रेखा जैन, मेरे हस्बैंड का नाम है वीरेंद्र कुमार जैन। वैसे मेरा मायका महाराष्ट्र शिरडी साईं बाबा के पास है और मैंने वहीं से पूना से बचपन से हॉस्टल में एजुकेशन हुआ है और पूना जैसे सिटी में बचपन से एजुकेशन के लिए रहे तो थोड़ा हॉस्टल में रहने से बोल्डनेस जो इसको कहते कि कभी पिताजी ने कभी कहा किसी भी चीज से डरना नहीं और ईमानदारी और सच्चाई से हमेशा काम करना, तो कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो बस वही बचपन के संस्कार है और उसकी वजह से कि यही सोशल वर्क में भी आए तो बहुत अच्छे से काम करने का अवसर ईश्वर ने दिया, भगवान ने दिया, गुरुओं ने दिया और उसको आगे बढ़ा रहे कर रहे। सोशल वर्क से आप बहुत टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो हम बात करें इसकी और झुकाव की, या कोई ऐसा खास किस्सा है जिसके बाद सोशल वर्क? जैसे खास बात ये थी कि इंदौर शहर में जब मैं शादी के बाद 1 साल खंडवा शादी हुई थी, वहाँ उसके बाद में इंदौर शिफ्ट हुए तो मेरा मायका एक महाराष्ट्र के गांव का था और यहाँ मेरा एक भी व्यक्ति परिचित या मायके से संबंधित नहीं था। तो मुझे कभी किसी से बात करना हो तो कोई भी नहीं अपना ऐसा लगता था यहाँ मायके से संबंधित। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे हस्बैंड यहाँ पे जैन सोशल ग्रुप में जुड़े और एक्टिव हुए, उनके साथ मैं भी एक्टिव हुई और आज मेरे पास 5000 महिलाएं मेरे फ्रेंड्स हैं और ऐसा कभी नहीं लगता है कि कोई नहीं है, सब मेरे हैं। ऐसा पूरा इंदौर शहर को मैंने अपना बना लिया। जी, जैन समाज से जुड़े कई ग्रुप से जुड़कर आप काम करिए, तो वो कौन कौन सी संस्थाएं और ग्रुप्स हैं जिनके जरिए? शुरुआत हमारी जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन से हुई थी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे नॉर्दर्न रीजन का पहला ग्रुप था और वहाँ हमने परिचय सम्मेलन और इस तरह के पूरे मध्य प्रदेश में पहला परिचय सम्मेलन भी हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें मैंने एक्टिवली पार्ट किया था। उस पूरा कार्यक्रम का संचालन भी मैंने किया था और तब मतलब आज से 35 साल पहले की बात बता रही हूँ। तब से जो शुरुआत हुई धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते फिर मैं 91 में जेसिस की अध्यक्ष बनी। तो मैंने मेरे अध्यक्षता में मूक बधिर बच्चों के लिए, वो जो गूंगे बहरे और ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत काम किया था और मेरा मानव सेवा में शुरू से बहुत ज्यादा ये था। तो फिर 95 में हमने महिला संघ बनाया, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ, और मैं हर कॉलोनी में जाके महिलाओं से मिलके और मैंने एक महिला संघ बनाया। तो इसे 70 महिला संघ 3-3, 4-4 कॉलोनी को मिला के पूरे इंदौर में पूरा नेटवर्क बनाया और फिर इन महिलाओं के माध्यम से, और ये सारी हाउस वाइफ है और कभी वो स्टेज पे नहीं आई या उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी, बहुत सारे क्वालिटीज थी, पर उनको कभी अवसर नहीं मिला था। तो उनको अवसर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। मैं उसकी फाउंडर हूँ, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ की, और उसके बाद में मैंने अनेकों बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें किए। सबसे पहला कार्यक्रम हमने सबसे बड़े लेवल का, मतलब 10,000 महिलाओं का, शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनने सबसे पहले जब बेटी बचाओ कार्यक्रम हाथ में लिया था तो उसको हमने हाथ में लिया और वो मुख्य अतिथि थे हमारे, और हमने अभय प्रशाल में वो कार्यक्रम किया था। हाउसफुल 10,000 महिलाएं देखकर सीएम भी बहुत खुश हुए। आज तक उस कार्यक्रम को वो भुला नहीं पाए। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ 96-97 से, तो अभी तक महिलाओं के लिए काम करते आए। लॉकडाउन में भी सबसे पहले जूम पे काम करने का कार्यक्रम हमने शुरू किया। हमारी महिलाओं को टेक्नोलॉजी सिखाई और सारी बुजुर्ग से बुजुर्ग जूम पे आने, कैसे ऑपरेट करना टेक्नोलॉजी को, वो भी महिलाओं ने सीख लिया। और सबसे पहला ऑनलाइन परिचय सम्मेलन जो इंडिया का फर्स्ट
ऑनलाइन परिचय सम्मेलन करने का भी सौभाग्य हमें मिला। जैसे ही लास्ट ईयर लॉकडाउन घोषित हुआ मार्च में, और हमने घोषणा कर दी कि मई में जूम पे हम परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, जबकि मुझे भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं, पर मेरे बच्चों ने इसमें मेरा सहयोग करा, मेरी बेटी ने इसको पूरा हैंडल करा और मेरा बेटे का सहयोग रहा, और पूरी टेक्नोलॉजी को हमने पीडीएफ बना के 750 बच्चों के बायोडाटे इंटरनेशनल लेवल पे ये करा, और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक ये परिचय सम्मेलन चल रहा था। 2-2 मिनट एक बच्चे को दिए, 750 बच्चों ने, लड़के लड़कियों ने परिचय दिया, जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया कि फर्स्ट ऑनलाइन परिचय सम्मेलन पूरे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में पहली बार हम महिलाओं ने किया। हाल ही में आपने घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण को लेकर एक शिविर का भी आयोजन किया था, तो उस शिविर के जरिए कितने लोगों को लाभ मिला? हमने सबसे पहले 2017 में विकलांग बच्चे जो कभी चल नहीं सकते थे, जो मेंढक की तरह चलते थे या ऐसे, तो उन बच्चों के ऑपरेशन का पहले प्लान किया, पर वो बच्चे लाना कहाँ से ये मालूम नहीं था। पर जो अपंग लोगों की जो ये रहती स्कूल या जो आश्रम रहते, वहां से मैंने ढूंढ ढांड के कुछ बच्चे लाए और उनमें से 75 बच्चों को चलने योग्य बना दिया, पूरा ऑपरेट करके डॉक्टर प्रमोद नीमा के सहयोग से। उसमें जो मतलब नीमा साहब ने अपनी कोई फीस नहीं ली, बाकी खर्चे सब हमने किए। उसके बाद 2018 में सबसे पहले घुटना प्रत्यारोपण शिविर 108 लोगों का करने का हमने ठान लिया, और उसमें जो मिनिमम खर्चा हमने तय करके डॉक्टर से फीस तय करके उसको तय कर लिया कि 54,000 रुपए हम आपको देंगे डॉक्टर साहब। वो 1 लाख 1.25 लाख का ऑपरेशन 54,000 में हमने तय किया। आप अपना कुछ भी मत लीजिए, आपका सहयोग चाहिए। और तब हमने 108 बुजुर्गों के, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनके ऑपरेशन भी होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत कमजोर और वो चल भी नहीं सकते थे, घर में बैठे थे, और घर में बैठने से कई बुजुर्ग डिप्रेशन में भी जाते, या परिवार की ओर से भी बहुत अनदेखी भी हो जाती है। और ऐसे में उनके दोनों घुटने हमने ठीक करे, जिनके 2 खराब थे या जिनका 1 था, और उसमें भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने हमें सम्मानित किया। फर्स्ट टाइम हम महिलाओं ने मिलके किया उस 108 घुटने। उसी साल हमने कम से कम 121 बच्चों के भी ऑपरेशन करे, विकलांग बच्चों के। फिर उसके बाद अगले 2020 में 19 में हमने 51 लोगों के ऑपरेशन किए, और अभी 2021 में अरिहंत ट्रस्ट डॉक्टर बंगानी और शिखर चंद जी नागौरी, इनके सहयोग से 117 बुजुर्गों के घुटना और कूल्हा यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का पूरा निशुल्क कैंप, उनका चेकअप निशुल्क, उनके सारे एक्सरे से लेके हर चीज निशुल्क, उनकी मेडिसिन उनके घर जाने तक, और घर जाने के बाद भी जो बार बार चेकअप के लिए आना या फिजियोथेरेपी, वो भी पूरा निशुल्क। और 1 साल हम उनका पूरा ध्यान भी रखेंगे, पेशेंट का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। और इस तरह से ये कैंप अभी चल रहा है, और डेली 2 लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेड घुटने लग रहे हैं, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का ऑपरेशन हो रहा है। जो भी भाग्यशाली बुजुर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, हमने उसमें भी पूरी चेक करा उनका बिजली का बिल, वो कहाँ रहते हैं, वाकई में जरूरतमंद है कि नहीं, ये ऐसे ही आ गए फ्री देख के, ये पूरा चेक करके फिर 350 रजिस्ट्रेशन में से 125 लोगों को सिलेक्ट किया है, और ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी डेली 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, ये लगभग जून तक चलेंगे। जी, इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों को लेकर भी क्या आप कोई अभियान चलाते हैं जिससे उनकी मदद? बिल्कुल, हम एक 2011 से उमंग दीपावली शॉपिंग फेस्टिवल लगाते, जो महिलाएं घर, उद्यमी महिलाएं जो घर में छोटे छोटे बिजनेस करती है, चाहे साड़ी का करती हो, चाहे बड़ी पापड़ का करती हो, चाहे खाकरे का करती हो, कोई भी प्रोडक्ट वो अपने, जैसे अभी मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये हमने 2011 में ये नारा दे दिया था कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना
और वो जो उसमें हुनर है वो कोई भी छोटा बिजनेस कर सकती है, तो उसको बढ़ावा देना। तो उमंग में लगभग 150 स्टॉल लगते हर साल, और हम यशवंत क्लब में करते थे काफी साल तक। इस साल हमने अभय प्रसाद बुक कर रखा है, पर अब कोरोना की वजह से जैसी परिस्थितियां रहेगी वैसा हम करेंगे। और इसको हम महिलाओं के लिए मैंने बहुत सारे कार्यक्रम करते, हम महिलाओं को तीर्थ यात्रा करवाते, बाहर विदेश यात्रा कराते। जिस महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई है, फाइनेंशियल वो अच्छी है पर अकेली घूम नहीं सकती, ऐसी महिलाओं को हम पूरे विदेश भी घुमा देते हैं, और सभी जगह जहाँ हम घूमने जाते साथ में लेके जाते। इसके अलावा भी हमारे हर महीने बहुत सारे कार्यक्रम बड़े बड़े लेवल के करते हैं, जिसमें हमने ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी को बुला के अभय प्रसाद में 10,000 महिलाओं में संस्कार, परिवार में संस्कारों की अहमियत, इस विषय पर भी हमने उनका स्पीच कराया था। और ऐसे बड़े बड़े स्पीकर हमने हर साल बुलाए जो मोटिवेशन के लिए, महिलाओं के लिए, और बहुत सारे कार्यक्रम हम हर साल करते हैं, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है कार्यक्रमों की। और साथ में मैं वो जो कटे फटे होठ है, जो बाय बर्थ बच्चे तालू नहीं रहता है, यहाँ से कट जाता है, उन बच्चों के हमने 4 साल से हम ऑपरेशन करा रहे। वो भारतीय जैन संगठन में मैं हूँ, उनके बैनर पे अमेरिका से टीम आती है, वो हमसे कोई भी रुपए नहीं लेती है, मेडिसिन से लेके वो सब वहीं से लाते हैं। वो डॉक्टर प्रमोद नीमा के सहयोग से उनकी ओटी मिल जाती है, उस वहाँ ऑपरेशन हम पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रचार प्रसार करके 500 600 बच्चे हमारे पास आते हैं और उनके हम ऑपरेशन करते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे जिनका तालू नहीं है, जिनके होठ कटे, कान चिपका हुआ है, आँख की पलकें चिपकी हुई है, ऐसे बच्चों के हमने कम से कम 500-600 बच्चों के ऑपरेशन करा चुके 4 साल में। जी, आप इतने वर्षों से काम कर रही हैं इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी, तो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किस तरह से महिलाएं सशक्त? और ये बोलने के पहले मैं एक और जानकारी, जैसे बीएसएफ है अपने एयरपोर्ट के बाजू में 10,000 का वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने किया था, बीएसएफ के जवानों को साथ में लिया था, और आईडीए के अध्यक्ष थे शंकर जी लालवानी, आधे प्लांट्स उनने दिए थे आईडीए ने, आधे हमने खरीदे थे, और सुमित्रा ताई महाजन जब लोकसभा अध्यक्ष थी उनका भी सहयोग इसमें मिला था। और हम सब ने मिलके सभी जवान और मेरी एक एक महिला एक एक गड्ढे पे एक एक प्लांट लेके खड़ी रही, और जो बैंड और बिगुल के साथ में वृक्षारोपण किया वो भी बहुत यादगार मेरे जीवन का रहा, क्योंकि मुझे वृक्षारोपण में भी बहुत दिलचस्पी है और मानव सेवा के कार्यक्रमों में बहुत दिलचस्पी है। और हमने लॉकडाउन में अनाज, आटा, दाल, चावल ये सब चीजें भी हमने बहुत जगह पे पहुंचाई और वितरित की, लोगों को बहुत सहयोग किया। इसमें भी मेरी महिलाएं बहुत इसमें काम करती है, डायलिसिस पे काम करते हैं, ऐसे महिलाओं के एम्पावरमेंट, महिला ऑलरेडी इतनी एम्पावर है कि एक पुरुष के पीछे वो इसलिए खड़ी है कि वो कभी डगमगा जाए तो उसको पकड़ सके, पीछे है ये नहीं है। भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी, इतनी पावरफुल, उसका प्राकृतिक रूप से है, एक सिक्स सेंस भी रहता है महिलाओं में। वो पुरुष समझने के पहले वो रिजल्ट पे आ जाती कि ये होगा, वो घर में बोल देती कि नहीं मैं कह रही हूँ ना ये होगा, भले वो बाद में मानते पर होता वही है। तो महिलाओं में इतना ज्यादा पावर रहता है कि वो मतलब वो पुरुषों से कई गुना पावरफुल है, और इसीलिए वो माँ है। और माँ है ने भगवान भी, आप अगर राम को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, सबकी मूर्तियां देखते हैं, सब महिलाओं जैसे चेहरे हैं। और आपने सुना होगा सारे क्षत्रिय थे, राजे महाराजे थे, और आपने राजा महाराजा का फोटो देखा होगा तो दाढ़ी, मूछ, हाथ में तलवार, ऊपर भगवान बनते। तो उनको जो एक महिला के गुण होते, करुणा, दया, ममता, एक सहनशीलता, वो प्रेम, ये सारे गुण जब तक नहीं अपनाते तब तक भगवान भी नहीं बना जा सकता है। तो महिलाओं को, नारी को एक माँ बना के कितना उच्च स्थान दिया है कि अगर आपको भगवान बनना है तो यही नारी के गुण अपनाना पड़ेंगे,
तो ही आप भगवत्ता को हासिल कर पाओगे और भगवान बनोगे। रही महिलाओं की बात, थोड़ी छोटी छोटी बातों में जरूर वो डिस्टर्ब होती है, पर वो अपने अंदर क्या पावर है वो उसको जान नहीं रही है। बहुत सारे ऐसे घर में वातावरण हो जाता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती। मैं सब बहनों से एक ही निवेदन करूंगी कि तुम बहुत पावरफुल हो, और बस तुम थोड़ी शांत चित्त से अगर सोचोगे तो हर समस्या से आगे गुजर के और सफलतापूर्वक जीवन बिल्कुल बहुत अच्छे से होगा। और हंसी खुशी परिवार में, महिला का काम है कि परिवार में खुशी को बनाए रखे, वो चाहे जो हो। वो खाना अगर अपने हाथ से बना के खिलाती तो मैं ये मानती हूँ कि दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है। परिवार का दिल जीतना है तो उसको अपना काम बहुत बखूबी करना चाहिए और करती भी है। तो मैं सभी महिलाएं बहुत पावरफुल है, हर काम वो कर सकती हो ना। आज इंटरनेशनल लेवल पे ये सब साबित हो गया है। जहाँ जहाँ महिलाएं हैं, मेरे ख्याल से इंडियन महिलाओं ने विदेशों में जाके बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रही है। तो अपन लोग कितने खुश नसीब है कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि महिला प्रकृति से जुड़ी रहती। ये हमारा देश भी, जो भारत देश है, ये स्त्री के गुणों वाला देश है। सारे जितने भी वर्ल्ड में देश है वो पुरुष प्रधान है। सिर्फ भारत को भारत माता कहा जाता है, मतलब मदरहुड देश है, बाकी सब फादरहुड है। और ये देश भी हमारा ऋषि मुनियों का देश है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो कोरोना में ये साबित हुआ है कि विज्ञान में पूरी दुनिया भले आगे है, पर इस देश ने कोरोना से भी इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी है कि किसी का भी कोई भी मर गया है कोरोना से। तो आप विदेश के न्यूज में देखते हो कि ऐसे कचरे की तरह वो लाशों को भर रहे थे गाड़ियों में, और इस देश में ससम्मान उसको शमशान तक पहुंचाया गया है। तो ये देश की, मतलब भले विज्ञान में दुनिया आगे हो, पर ये देश प्रकृति से जुड़ के, ज्ञान से जुड़ के, ऋषि मुनियों से जुड़ के आज ये साबित हो गया कि पूरे दुनिया में आने वाला ये भारत देश, ये भारत माता दुनिया की गुरु रहेगी। और इसी से सब पूरे लोग सीखेंगे जैसे कोरोना में सीखा है। मैम, इतने सारे काम आप कर चुकी हैं, इसके आगे अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या कोई आयोजन है या कैंपेन जो आप आयोजित करें? अभी महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने की इच्छा है फिर से जी। और फिर से सीएम साहब को बुलाने की इच्छा है। और अभय प्रसाद में अभी उन्होंने नारा दिया, नारी नारायणी। तो मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ नारायणी महिलाओं से संबंधित कोई कार्यक्रम करने का है, और बहुत बड़े लेवल पे करने का इच्छा है। पूरे मध्य प्रदेश से महिलाओं को बुला के और कुछ अच्छा करने की इच्छा है। पूरे देश लेवल की जो महिला है जिनसे हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ते, चाहे सुधा मूर्ति हो, चाहे इस तरह की हस्तियों को भी बुलाने के है कि उनका भी सम्मान करें, उनसे हम कुछ सीखे कि देखो मतलब डाउन टू अर्थ रह के और इतना बड़े मतलब लेवल पे रह के भी किस तरह से अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेंगे और ऐसे प्रेरक कार्यक्रम करेंगे। एक छोटे छोटे कार्यक्रमों से महिलाओं को प्रेरणा मिलती है और वो फिर आगे बढ़ती है। तो ये तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए महिलाओं के लिए, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा हो, हमारा चलता रहता है। बहुत सारी प्लानिंग थी पर कोविड की वजह से सारी चीजें अभी रुकी हुई है। जैसे हम ईश्वर करे सब लोग इससे निजात पाले और हो जाएगा, और हम लोग फिर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम फिर से इंदौर के लिए लाएंगे। समाज सेवक के तौर पर आप समाज से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, आप जानते हैं कि क्या चल रहा है समाज में। तो आपके हिसाब से अभी हमारी सोसाइटी को किन किन चेंजेस की जरूरत है? अभी ये कोरोना ने हमारी सबकी विचारधारा बदल दी, लाइफस्टाइल बदल दी, सोचने की। पहले ऐसा लगता था कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, खूब कंपटीशन होती थी कि उसने वो खरीदा तो अपने को। अब ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये सब गौन लगी, गाड़ियां खड़ी रही साल भर बाहर लाखों की, कोई नहीं। इतनी सारी साड़ियां अलमारी में पड़ी रही, कोई काम की नहीं। अब लगता है कि अब जो जीवन बचा है अपना, ये बोनस लाइफ है, हम 60 से ऊपर है, तो
तो जितना अच्छा काम हो सके लाइफ में, समाज सेवा का हो, मानव सेवा का, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को अपनी मदद की अगर जरूरत है, भले तन से करो, मन से करो, धन से करो, सलाह देके करो, पर जरूर करना चाहिए। और अपने जीवन को सार्थक बनाने का ईश्वर ने कोरोना काल में सोचने का अवसर दिया है, और थोड़ा आध्यात्मिक तरफ होना ही चाहिए हर व्यक्ति ने, तो ताकि मन को शांति रहे। अगर आप शांत होगे तो लोगों को शांति दे सकोगे। आपका खुद का कल्याण हुआ है तो ही आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान महावीर ने कहा है कि जो आपके पास है वही आप दूसरों को दे सकते हो, जो है ही नहीं तो आप दूसरों को क्या दोगे। तो आप अपना स्वयं का कल्याण करो तो ऑटोमेटिक हर व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। और अपन जितना हो सके मानव सेवा करना है, लोगों की मदद करना है, और जीवन का हर क्षण का सदुपयोग करना है। मैम, आपके काम के हिसाब से आपको मिले सम्मान गिनना मुश्किल होंगे, लेकिन फिर भी अब तक के बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा? जरूरी नहीं वो अवार्ड हो, कोई चीज या कोई पल भी हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट रहा। मैं जब ये बच्चे जो चल नहीं सकते थे और वो चलने लगे, उनकी माँ जब बोलती थी कि इसको गोद में लेके स्कूल छोड़ना जाना पड़ता था, पर अब वो बड़ा हुआ था, हम उठा भी नहीं पाते और वो चल नहीं पाता, और हमारे मरने के बाद उसका क्या? तो आपने इसको इसके पैरों पे खड़ा कर दिया तो हम चैन से मर भी पाएंगे। और मैं सोचती हूँ बच्चे इस देश का भविष्य है, और इनका भविष्य को सुनहरा बनाना, अच्छा बनाना, ये हमारा काम है। तो मुझे विकलांग बच्चों के काम में बहुत दिल की खुशी होती। जब वो चलने लगते तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते कि मैंने एक बच्चे को भी चला दिया तो मेरा तो जीवन सार्थक मैंने कर लिया। और अभी तक 400 से अधिक बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया है, ताकि उनके माँ बाप भी बेफिक्र हो जाए कि अब हमारा बेटा कुछ कमा पाएगा, पढ़ पाएगा, सब कर पाएगा, और उसी दिशा में काम करने का है। ऐसा ही जो जब कटे फटे होठ के बच्चे और खासकर लड़की आती है तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता की बड़ी हो कि वो अच्छी नहीं दिखेगी तो शादी में प्रॉब्लम आएगा। और ये वो ऐसे बच्चे हीन भावना से ग्रसित होने का भी थोड़ा रहता है। अगर आंख चिपकी है, होठ कटा है, इधर ऐसे काले काले धब्बे, ऐसे बच्चे आए, और अमेरिका के डॉक्टर ने ऐसी फिनिशिंग करी उनके चेहरे की कि उनको पता ही नहीं चला कि वो बच्चे ऐसे थे। तो मुझे लगता है कि उनको जो हीन भावना से ग्रसित होने से बचा लिया और उनके लाइफ को अपन ने अच्छा बनाया। किसी के जीवन में खुशी दी तो ईश्वर अपने जीवन में तो खुशी देगा ही देगा, क्योंकि जो बोया है वही कटेगा। ये मैं क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि जितना अच्छा कर सकूँ लाइफ में मुझे करना है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे जुड़कर समाज सेवा करना चाहता है, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? कभी भी वो मेरे से कॉल करे। मेरे तो डेली कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, और मैं सब जगह बोल्डली बात करती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, मैं सीधे बात करती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को जरूरतमंद को, तो मैं उनकी कनेक्टिविटी भी कर देती हूँ। किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके उसमें भी मदद करती हूँ। और मुझसे कोई जुड़ना चाहे और कोई अच्छा काम करना चाहिए, या उनके पास कोई अच्छा आइडिया है और उसमें मेरी कोई मदद चाहिए, तो मैं जरूर से करती हूँ। और कोई कभी भी कोई भी कॉल करता है, मेरे पास आता है, तो मैं उसका रास्ता भी निकाल लेती हूँ कि कहाँ कैसी मदद की जा सकती है। जी, जैसा भी आपने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाना हमारा काम है, तो उसी पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से वो खुद को प्रिपेयर करें ताकि सोसाइटी बेहतर हो जाए? युवा पहले बीच में ट्रेंड आया था विदेश पढ़ने जाना, इधर जाना उधर। अब हमारे देश का एजुकेशन बहुत हाई लेवल का हो गया है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। हमारे देश में ही इतना अच्छा बच्चा पढ़ सकता है, काम कर सकता है, देश के लिए भी कर सकता है ना। अपने माता पिता युवाओं को मैं विशेष कर कि पैकेज के चक्कर में माँ बाप भी रहते कि भाई अच्छा पैकेज मिले, उस चक्कर में माता पिता और बच्चे दूर होते जा रहे। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अब माइक्रो फैमिली का जमाना आया कि मैं और मेरा बेटा, फिर वो शादी हुई, वो अलग, पति माँ बाप अलग।
तो मुझे दुख होता है जब माता पिता बुढ़ापे में बहुत तकलीफ में आते हैं। तो कितने भी बच्चे आगे बढ़ जाए, कितने भी पढ़ लिख ले, कितना भी कमाए, पर अपने माता पिता को नहीं छोड़े, उनकी सेवा करे। अगर उनने ये किया तो उनके बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे, नहीं तो जैसा उनने किया वैसा ही उनके साथ होगा। रेखा मैम से आज हमने बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सोशल वर्क की शुरुआत की और जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है। और मैम ने अपनी बातों में एक संदेश दिया है कि दूसरों का कल्याण करोगे तो खुद का कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम अपनाएंगे तो समाज के लिए, खुद के लिए और देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और तरक्की मिलेगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.